हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपका चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। देखो, आप ना क्लास 9 के अंदर ट्रायंगल्स पढ़ के आए थे। आपने वहां पर उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी और कैसे कि आप जो है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। बहुत सारे रूल्स आपने वहां पढ़े थे कि अगर हम कुछ एक रूल की बात करें, साइड 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 रूल था आपके पास, एंगल साइड एंगल, इस तरह से बहुत सारे रूल्स आपने वहां पर पढ़े थे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। इस चैप्टर में हम जो है ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे। अब देखो, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि इस तरह से आपके पास जो है, मान लीजिए दो ट्रायंगल दिए, एक ट्रायंगल आपको ये दिया, एक ट्रायंगल आपको ये दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होगा कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो साइड्स क्या होंगी आपके पास, सेम होंगी, इक्वल होंगी आपके पास। या आप बोलोगे कि जो इनके एंगल्स की वैल्यू आई होगी वो एंगल्स की वैल्यू सेम रही होगी, कि जिनकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास क्या आ गए, कॉन्करेंट आ गए। मतलब अगर हम देखें तो कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर आपके पास क्या थे, इक्वल थे। जब ये चीज होती थी तब तो आप उन्हें क्या बोलते थे, कॉन्ग्रुएंट बोलते थे। अब यहाँ पर अगर हम सिमिलर की बात करते हैं तो देखो, एक ट्रायंगल दिया आपको ये और एक ट्रायंगल आपको दिया ये। अब देखो, दोनों देखने में तो सेम है। अब देखो, मान लो मैंने यहाँ इसे 60 एंगल नाम दिया, ये एंगल का मेजर 60, ये भी 60। इसी तरह से जो ये एंगल है इसके भी सभी मेजर्स हमने 60 डाल दिए, ट्रायंगल के सभी एंगल्स के मेजर। और इस साइड को मैंने बोला कि ये जो है सभी 1 सेंटीमीटर है, और जो ये वाली साइड्स है ये क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर है। अब देखो, ये दोनों है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन क्या ये इक्वल है? इक्वल होने के लिए आपको क्या चाहिए था कि या तो एंगल्स, एंगल्स तो चलो है ओके, बट साइड्स अगर आप देखें तो साइड्स की जो है लेंथ में यहाँ डिफरेंस है ना, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के फिगर्स को कि जो देखने में तो एक जैसी हैं लेकिन बराबर नहीं है, कि एक जैसे सिमिलर दिख रहे हैं बट दे आर नॉट इक्वल, इन्हें आप क्या बोलते हो, इन तरह के फिगर्स को सिमिलर बोलते हो। अब देखो, सिमिलर की हम आगे जो है प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो अगर आपको फिगर्स दी हैं आप उन्हें किस तरह से सिमिलर बताते हो, कैसे नहीं। अगर हम पॉलीगन्स की बात करें, पॉलीगन्स में आप एक इस तरह से मान लीजिए फिगर, कि आपको ये कोई फिगर दे रखी थी और आपको ये दे रखा था कि इन दोनों को जो है आप कब सिमिलर कहेंगे। मान लीजिए है आपके पास ए बी सी डी और ये आपके पास है पी क्यू आर एस। तो देखो, हम जो है पॉलीगन्स को सिमिलर कब कहते हैं, दो प्रॉपर्टीज जब वो सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी तो क्या होती है कि उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब जैसे अगर ये एंगल x है तो ये भी आपके पास x रहेगा, इस एंगल का मेजर y है, ये y रहेगा। अगर ये z है ये z रहेगा, यहाँ पर a है तो ये आपके पास a रहेगा, कि एंगल के मेजर जो है सेम होने चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या होता है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, साइड्स में रेशो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। यहाँ पर अब देखो ये क्या चीज कही, जैसे ये 2 है मान लीजिए आपके पास, ये साइड है आपके पास 4, ये साइड है 3, ये साइड है आपके पास 6, ये साइड है आपके पास 4, ये 8, ये 5 है, ये 10 है। ऐसे आप मान के चले। आपने क्या किया, इनकी साइड्स की यहाँ पर रेशो की, जैसे इन दोनों का अगर मैं रेशो करूं तो 2/4 मेरे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 3/6 करती हूँ वो भी 1/2 आएगा। अगर मैं 4/8 करूँ वो भी 1/2 आएगा। और 5/10 अगर मैं करती हूँ तो 1/2 आएगा। मतलब यहाँ पर जितने भी रेशियोज है वो सभी रेशियोज क्या है, इक्वल है। तो पॉलीगन्स को सिमिलर होने के लिए आपकी ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप ट्राइंगल को कहें कि ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, तो वो भी जो है यही दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और जो साइड्स है आपकी, साइड्स की जो रेशियो होगी प्रोपोर्शन में, कि साइड्स की जो रेशियो है वो आपकी इक्वल रहनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं वो, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स कह देंगे।
अब देखिए आगे अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड। ये फिलअप्स हैं आपके पास। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। देखो सर्कल ऐसा भी हो सकता है, सर्कल ऐसा भी हो सकता है। अब ये दोनों सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो सभी सर्कल जो है सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करते ही करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास क्या होगा कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। इसी तरह से ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। स्क्वायर्स भी सिमिलर रहेंगे कि जैसे अगर एक ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर आपके पास बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर कि आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होंगे या इक्विलेटरल होंगे। देखो इसका आंसर ना आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। आइसोसेलेस देखो क्यों नहीं करते। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे होते हैं कि जहां पर दो साइड्स आपके पास इक्वल रहती है। मान लो एक मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया इस तरह से जहां पर जो है 90 डिग्री का एंगल था आपके पास। ये दोनों 45 से ये वाली साइड्स जो है आपके पास इक्वल थी, ठीक है। एक मैंने इस तरह से ट्राइंगल बना दिया यहाँ पर। ये मान लीजिए आपको कोई एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल का मेजर ज्यादा है। यहाँ पर आपके पास 30 और 30 ये 60 120 की टोटल 180 हो गया। अब सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी में देखो, मान लीजिए ये साइड आपके पास 1 है, ये आपके पास 1 है। अब क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो ये वाली साइड आपके पास आएगी 1 स्क्वायर आप रूट करेंगे, ये आपके पास √2 आएगा। ओके, अब इसके अंदर जैसे 1 √2 था, मान लो ये साइड आपके पास क्या है 2, ये दोनों तो इक्वल होंगी। यहाँ पर आएगा आपके पास ये वाली साइड भी 2 रहेगी। लेकिन ये साइड की मेजर अगर आपको दे दी 3 यहाँ पर, तो अगर आप उनका प्रपोर्शन करें, रेशियो में ले 1/2, 1/2 तो चलो सेम हो जाएगा। लेकिन क्या √2/3 आपका सेम होगा? नहीं होगा। देखो ध्यान से समझो इस चीज को। अगर आप एंगल्स की बात करें, क्या यहाँ पर एंगल्स आपके इक्वल हैं? नहीं है। क्या साइड्स का रेशो करें आप, क्या वो इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है कभी भी आपके पास सिमिलर नहीं होते। इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स दैट आर सिमिलर। आगे देखो, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सिमिलर कब होंगे? अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? हमने अभी पढ़ा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होने चाहिए और साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये तो आपका प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन था। आगे सेकेंड एग्जाम्पल में कि आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं सिमिलर फिगर के, नॉन सिमिलर फिगर के। देखो सिमिलर फिगर में आप इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, आप दो स्क्वायर्स ड्रॉ कर सकते हो। और नॉन सिमिलर में क्या करो, एक ट्राइंगल एक सर्कल बना दो, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल बना दो। हमें अलग अलग ही तो फिगर्स दिखानी है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो ये थ्योरम पढ़ने से पहले ना हम एक अपना छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना अगर होता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हो आप? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आप यूज करते थे कि जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, और कि ये आपको जो है यहाँ पर हाइट दे दी मान लो D, तो इसका आप एरिया कैसे निकालते थे? हाफ इंटू कि बेस आपके पास BD था और हाइट आपके पास क्या थी यहाँ पर AD थी, ठीक है। अब देखो हाइट का मतलब क्या होता है, पहले कि हाइट से आप क्या समझते हो? हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसका? अपोजिट वर्टेक्स का फ्रॉम द बेस। कि जो ये इस बेस से अपोजिट वर्टेक्स है, इसका इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, हमेशा वो आपके पास हाइट रहती है। देखो अगर मान लो ऐसे मैंने आपको कोई ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, ये A है आपके पास, ये B है, ये C है आपके पास। इस बार आप जैसे यहाँ पर बेस जो है BC अगर लेकर चले, आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। आप फॉर्मूला लगाना चाहें कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। अब देखो बेस ये है तो हाइट यहाँ पर क्या बनेगी? इस बेस से जो अपोजिट वर्टेक्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से। अब देखो यहाँ पर आप क्या करो कि इस तरह से हम, आपको पता है आपने जो है यूक्लिड्स के जो है एक्सियम में पढ़ा था कि लाइन को जो आप कैसे भी यहाँ पर जो है इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं एक लाइन सेगमेंट को। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर लिया इस तरह से। मान लो मैंने उसका नाम दिया E। तो इस बार इस ट्राइंगल का आपका एरिया क्या बनेगा? हाफ इंटू, देखो बेस तो आपके पास रहेगा BC ही और हाइट आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? AE आ जाएगी।
ध्यान रखनी है ये चीज हमेशा कि हाइट क्या होती है, जो बेस आप लेकर चलते हैं उससे अपोजिट वर्टेक्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस थ्योरम के अंदर आपका ये वाला कंसेप्ट जो है बहुत यूज होगा। अब देखो कि थ्योरम में जो है ये चीज कैसे यूज होगी। थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या कहा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर आप ट्राइंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो किस तरह से, पैरेलल टू वन साइड की एक साइड से तो पैरेलल है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कि इस तरह से आपके पास एक ट्राइंगल था, आपने यहाँ पर एक साइड से पैरेलल लाइन ड्रॉ की सच दैट कि जो बाकी दो लाइंस हैं उन्हें दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो द अदर्स टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो बाकी दो साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। कैसे कि मान लो ये ए बी सी आपके पास कोई भी ट्राइंगल था, ये आपके पास था डी, ये ई था। देखो किस तरह से हमें यहाँ पर करना है इसका, कि आपको सबसे पहले गिवन तो क्या है कि एबीसी इज अ ट्राइंगल, जहां पर आपके पास डी ई क्या दिया, पैरेलल दिया बीसी के। आपको यहाँ पर देखो क्या प्रूफ करके दिखाना है कि जो बाकी दो साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में रहेंगी, यानी कि ए डी अपॉन में डी बी किसके इक्वल आएगा आपके पास, ए ई बाय में ई सी। ये वाली साइड बाय में ये किसके इक्वल होगा, इस साइड के बाय में ई सी के इक्वल आएगा। आपको ये यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। अब देखो ये प्रूफ करने के लिए ना आपको यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन आप क्या करोगे, डी पॉइंट से ए ई लाइन पर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। इसी तरह से ई पॉइंट से जो है ए डी पर आप एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। मान लो इसका नाम हमने रख दिया एम, इसका नाम मैंने रख दिया एन। ये यहाँ पर क्या थे, परपेंडिकुलर थे। अब पहले तो आप यही कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। आपने लिखना है कि ड्रॉ किया हमने डीएम तो परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए ई लिख दीजिए या ए सी लिख दीजिए, बात तो एक ही है। और आपने क्या किया, ई एन परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया ए बी के ऊपर, ठीक है। अब देखो कि इसका प्रूफ कैसे होगा। यहाँ पर एक तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों साइड्स को यहाँ से इन्हें भी आपने जो है ज्वाइन कर दिया। ये भी बल्कि आप कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख ही दो कि हमने ज्वाइन कर दिया सी डी और हमने जो है बीई को ज्वाइन कर दिया। अब देखो आप क्या करोगे, आपने ट्राइंगल का एरिया अभी निकालना सीखा, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर मैं इस ए डी ई ट्राइंगल की बात करूं, मुझे ना इसका एरिया निकालना है। एरिया तो निकालना है लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि मैं ना बेस यहाँ पर ए डी लूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर बेस ए डी है आपके पास तो हाइट क्या होगी, एन आपके पास होगी, है ना। देखो यहाँ पर अगर हम लिखे कि एरिया ऑफ ए डी ई क्या आएगा, हाफ इनटू बेस, मैंने यहाँ पर क्या लिया था, ए डी लिया था, ए डी लिया, तो हाइट मेरे पास क्या बनेगी यहाँ पर, ई एन बनेगी। ये मैंने लिख दिया ई एन। देखो इसी तरह से अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ बी डी ई ट्राइंगल का, बी डी ई ट्राइंगल का, तो यहाँ पर मेरे पास बेस क्या बने, हाइट क्या बने, मैं चाहती हूँ कि बेस मेरे पास क्या हो, बी डी हो। तो हाफ इंटू बेस क्या होगा, बी डी इंटू, अब देखो यहाँ पर हाइट क्या बनेगी, कैसे है ये फिगर, ये यूं आपके पास बी है, ये डी है और ये ई है। अब आपको अगर ये जो है हाइट चाहिए, ये आपके पास बेस था, तो आपको क्या चाहिएगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ से ये लाइन इस तरह से जा रही है। अब यहाँ पर तो देखो ई पॉइंट से कहीं परपेंडिकुलर आपके पास बनेगा नहीं। यहाँ से हमने जो है यहाँ पर अभी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, क्वेश्चन के साथ हमने किया था। और देखो ये चीज हमने अभी यहाँ पढ़ी थी कि जब आप बाहर से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करें तो आपका हाइट का काम करेगा। तो क्या होगा, बी डी ई ट्राइंगल के लिए जो ई एन होगा आपका हाइट का काम करेगा। तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, ई एन आ जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब देखो इसे मैंने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैंने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को ना डिवाइड कर रही हूँ कि एरिया ऑफ ए डी ई बाय में एरिया ऑफ बी डी ई, मैंने लिखा बी डी ई, ये क्या होगा, देखो हाफ इंटू हाफ कैंसिल हो जाएगा आपका, ई एन और ई एन ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ए डी बाय में बी डी। तो ये चीज आप पहले लिखेंगे कि हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन होगा हमारे पास, अपोन में हाफ इंटू
बी डी इंटू ई एन होगा। ई एन कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, तो ये आपके पास ए डी बाय में बी डी बचेगा। इसको मान लो नाम दे दिया हमने थर्ड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, देखो फिर से ए डी ई का आप एरिया निकाल लो, लेकिन इसके साथ हम क्या निकालेंगे, ये ई सी डी इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। जैसे हमने पहले ए डी ई और इस वाले ट्राइंगल का निकाला, अब ए डी ई और ये वाले ट्राइंगल का आप एरिया निकालो। देखो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे कि एरिया जो है हमारा डी ई सी का सिमिलरली क्या होगा, हाफ इनटू, देखो इस बार आप यहाँ पर बेस क्या मानकर चले हो, ई सी बेस मानकर चले हो, ई सी इनटू में, तो यहाँ पर आपके पास हाइट क्या हो जाएगी, डीएम हो जाएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास ये जो है ई एन हाइट बन रही थी, वैसे यहाँ पर क्या हाइट हो जाएगी, डी एम आपके पास हो जाएगी। तो मैंने मान लिया फोर्थ इक्वेशन। अब देखो आप क्या करो, जो हमने एरिया ए डी ई का निकाला था, एक बार उसको फिर से निकाल ले अगर आप, इनटू में इस बार आप क्या करो, ए ई जो है बेस लो, ए ई अगर आप बेस लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर हाइट क्या आएगी, डीएम आ जाएगी, ये जीएम हो गया, इसे फिफ्थ बोल दिया। अब आप क्या कीजिए, फोर्थ और फिफ्थ का रेशो कीजिए। यहाँ पर एरिया ऑफ ए डी ई बाय में एरिया ऑफ डी ई सी, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास डीएम डीएम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए ई बाय में ई सी। इसको हमने नाम दिया सिक्स्थ इक्वेशन। अब देखो ये वाली रेशो अगर आप देखें, ये वाली रेशो अगर आप देखें, दोनों में आपके पास ए डी ई इसका एरिया तो सेम है, बचते हैं बी डी ई और डी ई सी। अब देखो यहाँ पर क्या चीज यूज होगी, क्या होता है कि ये ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे यहाँ पर डी ई और बी सी दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। जब दो पैरेलल लाइन के बीच में आपके पास ट्राइंगल होते हैं तो उनका एरिया सेम होता है। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ के भी आए हैं पहले कि इस तरह से। अब देखो यहाँ पर ये डी था, ये ई था आपके पास, और इस तरह से आगे फिगर थी, बी है, ये सी। देखो ये वाला जो ट्राइंगल होगा ये बी डी ई, और इधर जो ट्राइंगल बनेगा डी ई सी, दोनों का एरिया आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। अब आप यहाँ पर लेकर चलेंगे कि सिंस जो हमारा, आप यहाँ पर कैसे, कि जो ट्राइंगल बी डी ई है एंड ट्राइंगल डी ई सी, कैसे लिखोगे, लाई बिटवीन पैरेलल्स, कौन सी पैरेलल है यहाँ पर, डी ई पैरेलल टू बी सी, तो देयरफॉर जो एरिया आपका बी डी ई ट्राइंगल का होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। अब देखो ये दोनों आपके पास ट्राइंगल का एरिया इक्वल आ गया, और आपके पास जो है ए डी ई तो दोनों इक्वल थे ही। तो यहाँ से क्या होगा कि इनकी जो रेशियो आपके पास आई थी वो रेशियो भी जो है आपके पास इक्वल हो जाएगी। मतलब क्या, इसे मान लीजिए मैंने 6 बोल दिया, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि फ्रॉम थर्ड सिक्स्थ, और ये आपका, चलो 6 हमने पहले मान ली थी तो ये 7th हो गया, कि फ्रॉम थर्ड सिक्स्थ एंड 7th भी इक्वल है, और ये नीचे वाले डिनोमिनेटर भी दोनों इक्वल है, तो ये दोनों रेशियो आपकी इक्वल हो जाएंगी। यानी कि ए डी बाय में बी डी किसके इक्वल होगा, आपका ए ई बाय में ई सी के। और यही चीज जो है हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी थी कि ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के जो है इक्वल होगा, कि साइड्स जो है सेम रेशियो के अंदर होगी। तो ये थी आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो कुछ नहीं है, सिंपल आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज ही आनी चाहिए, और एक ये चीज कि आप जो है ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैसे निकालते हैं, हाइट हम किस तरह से लेकर चलते हैं कि एग्जैक्ट हाइट का मतलब होता क्या है। तो आप यही सब अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगाएंगे तो आपकी बीपीटी थ्योरम हो जाएगी। आई होप आपको थ्योरम का ये प्रूफ जो है क्लियर हुआ होगा। अगर कोई स्टेप ऐसा होता है कि जो आपको क्लियर ना हो तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।